साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशन जनमत। ये देश का दुर्भाग्य है कि इस देश में वर्तमान में नहीं, कभी भी स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार के आधार पर मतदान नहीं किया गया। पहले की सरकारों की मैं बात नहीं करूंगा, क्योंकि वर्तमान में इस सरकार के राज्य में जिसने लोगों को कब्रिस्तान और शमशान में बांटने की कोशिश की, आज ये सरकार शमशान में भी अंतिम संस्कार करने के लिए लाशों को जगह नहीं दिलवा पा रही है। मौजूदा इस स्थिति में प्रदेश पहुंच गया है कि उत्तर प्रदेश या बिहार में तमाम जगह से खबरें आई कि लाशों को नदियों में बहा दिया गया। ऐसी सरकार के राज्य में स्वाभाविक हो जाता है ये सोचना कि आखिर लोगों ने किन मुद्दों के आधार पर वोट दिया था। आपने हिंदू, मुस्लिम, भारत, पाकिस्तान, गाय, गंगा, गोबर, गौमूत्र के आधार पर वोट दिया था, धार्मिक आधार पर वोट दिया था, तो ये सरकार ये काम बखूबी निभा रही है। मतदाताओं की ही मानसिकता से ये भी तय होता है कि सरकार की प्राथमिकताओं में क्या होगा। जैसे वर्तमान समय में केंद्र सरकार या किसी भी राज्य सरकार की प्राथमिकता में ऑक्सीजन, अस्पताल, चिकित्सा, वेंटिलेटर, दवाएं, वैक्सीन होना चाहिए था, मगर अफसोस कि केंद्र सरकार में बैठे हुए शासक की प्राथमिकता में सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है। मतलब क्या? नई संसद भवन का निर्माण, प्रधानमंत्री के नए आवास का निर्माण। मतलब देश के एक फकीर प्रधानमंत्री को नए बड़े आलीशान आवास की जरूरत है, उपराष्ट्रपति को नए आवास की जरूरत है, नया केंद्रीय सचिवालय बनना है, मंत्रालयों में बैठने के लिए, सांसदों के लिए नए नए भवन का निर्माण होना है। और इस सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट में ऐसे समय में जब भारत मजबूर है विदेशियों से मदद लेने के लिए, ऐसे समय में 20,000 करोड़ रुपए के सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को स्थगित नहीं किया गया है, बल्कि वहां आज भी काम जारी है। ऐसे समय में जब दिल्ली में लॉकडाउन लगा हुआ है, ऐसे समय में CPWD की तरफ से दिल्ली सरकार के DCP को एक पत्र लिख करके अनुमति मांगी जाती है। 16 अप्रैल को उनको अनुमति दे दी जाती है, एक दो गाड़ियों की नहीं, 180 गाड़ियों की अनुमति दी जाती है कि आप इन गाड़ियों से मजदूरों सराय काले खां से दिल्ली के हर्ट में, यानी कि संसद भवन के पास तक ले जा सकते हैं। 19 अप्रैल को एक पत्र और लिखा गया पुलिस को, इसमें अनुरोध किया गया कि इन वाहनों को एसेंशियल सर्विसेज के तहत छूट दी जाए, और 19 अप्रैल को कह दिया गया कि ये भवन निर्माण आवश्यक सेवा के तहत आता है। सोचिए, ऐसे समय में इस देश के शासक के लिए आवश्यक सेवा, अस्पतालों का, एम्स का निर्माण नहीं है, आवश्यक सेवा के तहत बड़े बड़े भवन का निर्माण है। सरकार की प्राथमिकता इस बात से जाहिर हो जाती है। आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय के मंत्री हैं हरदीप पुरी, वो बताते हैं कि सेंट्रल विस्टा आधुनिक भारत का प्रतीक होगा। कुछ लोग इसका महत्व नहीं समझते, कुछ लोग देश को विकास करते हुए नहीं देख सकते। गनीमत मनाइए कि उन्होंने ये नहीं कहा कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर सवाल उठाने वाले, ऑक्सीजन मांगने वाले, अस्पतालों की बात करने वाले, एम्स की बात करने वाले सभी देशद्रोही हैं। सरकार का पक्ष क्या आया? केंद्र सरकार का रायसीना हिल पर राजपथ से सटे भवनों की ज़रूरतें कई गुना बढ़ गई हैं। पर्याप्त स्थान, सुविधाएं, ज़रूरतें पूरी करने में सक्षम नहीं हैं। एक और बड़ी बात उन्होंने कही कि विदेशी जब यहाँ आते हैं तो उनको विश्व स्तरीय पर्यटन के आकर्षण का केंद्र दिखाने के लिए इन सब इमारतों को भव्य बनाने की ज़रूरत है। सहमत हूँ, लेकिन मौके की नज़ाकत को देखते हुए मैं सीधे सीधे कह सकता हूँ कि इस समय देश के शासक को दिखावे की पड़ी है, अपना नाम ऐतिहासिक PM की लिस्ट में दर्ज कराने की पड़ी है। इससे भी ज़्यादा अहम शासक को अपने तुष्टीकरण और शान और शौकत की पड़ी है। मैं बार बार ऐतिहासिक शब्द का इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूं क्योंकि प्रधानमंत्री जी को शायद ये लग रहा है कि उनके कार्यकाल में निर्माण हो जाए, ताकि इतिहास में दर्ज हो जाए कि नया संसद भवन कब बना था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के समय बना था। देश में लोग मरते रहें, कमी होती रहे, देश का मजाक इस तौर पर उड़ता रहे। क्या राष्ट्रवादियों को आज इस बात को सुनकर के तकलीफ नहीं होती है जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान कहते हैं कि भारत को हमारी मदद की ज़रूरत हो तो बताएं?
ऐसा तंज उन्होंने इसलिए कसा था कि कभी जो बीच में भारत की स्थिति ये आ गई थी कि हम खुद विदेशियों को मदद पहुंचाते थे, आज शासक की नीतियों की बदौलत देश इस स्थिति में पहुंच गया है कि आप 20,000 करोड़ रुपए की नई नई इमारतें बनवा रहे हैं, जिनको 1-2 साल अगर स्थगित कर देते, मैं ये नहीं कह रहा, एक सिरे से खारिज नहीं कर रहा, लेकिन स्थगित किया जा सकता था। लेकिन सिर्फ स्थगित इसलिए नहीं किया जा रहा है क्योंकि शासक के अहम को तुष्टि भी करना है। वो विपक्ष के कहने पर किसी काम को नहीं रोकता, भले ही इसमें लोगों की जान जा रही हो तो चली जाए। अब सवाल उठता है कि केवल बात 20,000 करोड़ का मामला नहीं है, मामला ये भी है कि इस प्रोजेक्ट में कम से कम 200 से 300 मजदूरों को लगाया गया है। अगर अन्य सेवाओं के तहत जोड़ लें तो कम से कम 500 कर्मचारी यहाँ आते जाते हैं। क्या इन लोगों को लॉकडाउन के समय में यहाँ लाना और ऐसे समय में जो कोरोना का संक्रमण पूरी तरीके से देश में उफान पर है, देश की राजधानी दिल्ली में बुरे हालात हो गए हैं, ऐसे समय में मजदूरों से काम करवाना क्या उनकी जान जोखिम में डालने जैसा नहीं है? देखिए हैरत की बात, CPWD के ADG PS चौहान जो इस पूरी परियोजना को देख रहे हैं, उनसे जब पत्रकारों ने जानने की कोशिश की कि ऐसे समय में काम क्यों करवाया जा रहा है, तो वो कहते हैं कि DDMA यानी कि दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने निर्माण गतिविधियों की अनुमति दी है, इस पर उन्होंने रोक नहीं लगाई है। चलिए ठीक है, जब उनसे ये पूछा गया, लेकिन DDMA ने साथ ही साथ ये भी कहा है कि उन निर्माण इकाइयों पर रोक न लगाई जाए जहां मजदूर अंदर रह रहे हैं, मतलब ऑन साइट रह रहे हैं, उनको बाहर से नहीं लाया जा रहा है। तो क्या यहाँ मजदूर बाहर से नहीं लाए जा रहे हैं और कितने मजदूर काम कर रहे हैं? तो इस पर वो कहते हैं कि मैं ये सब बताने के लिए अधिकृत नहीं हूँ। वहीं दिल्ली पुलिस से जब इस बात का जवाब पूछा जाता है कि आपने अनुमति क्यों दी, तो वो कहते हैं कि वो भी वही बयान दोहराते हैं कि ऑन साइट काम करने की अनुमति है। फिर उनसे सवाल किया गया कि अगर ऑन साइट काम हो रहा है तो मजदूरों को काले खां से लाने के लिए वाहन की अनुमति क्यों दी गई? इसका जवाब वो नहीं दे पाते हैं। इसका जवाब मंत्री जी यानी कि हरदीप पुरी साहब भी नहीं दे पाते हैं। बहरहाल सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पूरे घमंड के साथ जारी है। मैं इस मीडिया को भांड दरबारी इसलिए कहता हूं क्योंकि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को लेकर के जब विपक्ष ने सवाल उठाए तो तमाम सारे समाचार पत्रों की, उनकी वेबसाइट्स की हेडिंग और उसमें लिखे हुए कंटेंट को आप पढ़िए। उसमें बताने की कोशिश की जा रही है कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट से देश को कोई भी हानि नहीं है, कोरोना अपनी जगह चल रहा है, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट अपनी जगह चल रहा है। जबकि सवाल ये पूछा जाना चाहिए कि ऐसे समय में इस देश के शासक को क्या जरूरत पड़ी थी दिखावे की कि वो बांग्लादेश में तब 9 करोड़ के तकरीबन वैक्सीन की डोज भिजवा देता है जिस समय भारत में ही कमी पड़ी हुई हो। अगर कमी नहीं है तो आखिर कौन सी रिसर्च हुई इस बीच में कि आपने एक डोज से दूसरे डोज के बीच में जो समय था उस समय को बढ़ा दिया? क्योंकि डोज की किल्लत है अपने ही देश में। उन राष्ट्रवादियों से मैं सवाल करना चाहता हूं कि राष्ट्रवाद का तो मतलब होता है अपने राष्ट्र को मजबूत करना। हालांकि आपके राष्ट्रवाद की परिभाषा ही दूसरी है, लेकिन फिर भी राष्ट्रवाद का मतलब अपने राष्ट्र को सशक्त बनाने से है, जो मैं सामान्य तौर पर समझता हूं। लेकिन ये कौन सा छद्म राष्ट्रवाद है कि आपके तथाकथित ऐतिहासिक PM जाकर के विदेश में 9 करोड़ कोरोना की वैक्सीन दे आते हैं और आप ताली पीटते रह जाते हैं। पूछना चाहता हूं कि ये कौन सा राष्ट्रवाद है जिसमें PM केयर्स के फंड के नाम पर करोड़ों अरबों रुपए इकट्ठे कर लिए जाते हैं, लाख कोशिशों के बावजूद RTI से किसी भी तरीके से ये खुलासा नहीं किया जाता है कि उसमें पैसा कितना इकट्ठा हुआ। इसके बाद वर्तमान समय में खबर ये आ रही है विभिन्न राज्यों से कि PM केयर्स फंड से जो वेंटिलेटर्स आए थे उनकी गुणवत्ता बेहद खराब है। तमाम जगह बाईपैप मशीनों को वेंटिलेटर बता करके भेज दिया गया है, और जो गुणवत्ता की बात अलग है, जो ठीक भी हैं उनमें भी तमाम वेंटिलेटर्स खराब हालात में हैं, मतलब वो काम ही नहीं कर रहे हैं। इस स्थिति का जिम्मेदार इस देश का मतदाता तो है ही, क्योंकि उसी ने सरकार को एक बार नहीं दूसरी बार भी चुना। सरकार अपनी प्राथमिकताओं में बताती रही कि क्या शुमार है, फिर भी आप छद्म राष्ट्रवाद के नाम पर, राम मंदिर के नाम पर, धार्मिक एजेंडे के नाम पर, एक धर्म समुदाय विशेष को टाइट करने के नाम पर उस सरकार को वोट देते रहे। तो
तो स्वाभाविक है कि उसके तुगलकी फरमानों के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। हैरत की बात देखिए कि इस देश में पहला एम्स बनता है 1952 से लेकर 56 में कंप्लीट होता है। उस समय इस देश में कांग्रेस का शासन था। 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बनते हैं, वो एम्स की घोषणा करते हैं, लेकिन उनकी सरकार कुछ महीनों में ही गिर जाती है। इसके बाद 2012 में प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह, कांग्रेस की ही सरकार थी। 6 एम्स एक साथ इस देश में तैयार होते हैं, भोपाल, भुवनेश्वर, जोधपुर, रायपुर, पटना और ऋषिकेश। 2009 में कांग्रेस की सरकार में ही रायबरेली में एम्स की घोषणा होती है, जो 2014 तक पूरी नहीं हो पाती। वर्तमान स्थिति यह है कि 2014 से 2021 आ गया है, सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है, जो अकल्पनीय, अविश्वसनीय, अद्वितीय हैं। उनके समय में भी रायबरेली एम्स की स्थिति यह है कि वहां पर 50 बेड का L3 हॉस्पिटल कोविड पेशेंटों के लिए शुरू किया गया अप्रैल में, तो उसकी बहुत वाहवाही हुई। सोचिए, एक एम्स की स्थिति आपने जिला अस्पताल की तरह बना करके छोड़ी है। इसके अलावा सरकार बनने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक एक करके साल दर साल 15 एम्स की घोषणा तो की, लेकिन मौजूदा हालात में एक भी एम्स ऐसा नहीं है जिसको आप जिला अस्पताल के बराबर का भी कह सकें। कहीं पर MBBS की क्लासें चल रही हैं, तो कहीं पर महज OPD चल रही है, तो कहीं पर बिल्डिंग बन रही है। मतलब कोरोना काल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घोषणा वाला एक भी एम्स काम नहीं आ पाया। थोड़े मोड़े काम आए तो कांग्रेस सरकार वाले एम्स ही काम में आए। तो दिल्ली के एम्स को छोड़ दिया जाए तो किसी भी एम्स की गुणवत्ता अभी दिल्ली एम्स के आसपास भी नहीं फटकती है। उसकी वजह यह है कि नए एम्स की घोषणाएं तो की गई, लेकिन जो पहले से बने हुए एम्स थे उनमें 60% स्टाफ आज भी भर्ती नहीं हुआ है। और उसकी भर्ती करने की जहमत इसलिए नहीं उठाई क्योंकि उन एम्स का नाम होगा तो पुरानी सरकार का नाम होगा। हमें एम्स की घोषणा करनी है, आधे अधूरे वादों के साथ लोगों को बता देना है कि हमने एम्स की शुरुआत कर दी। लोग तो पहले से ही जुमलों और सरकार की भक्ति में उलझे हुए हैं। ऐसे लोगों को वास्तव में अस्पताल, ऑक्सीजन, अच्छी सुविधाएं पाने का हक ही नहीं है। इन लोगों को सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है, यानी कि नए संसद भवन और भव्य प्रधानमंत्री निवास की ही जरूरत है। देखते रहिए नेशन जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। साथ ही साथ अपने मतदान का ट्रेंड बदलिए। जब तक आप जातिवाद के नाम पर, धर्म के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भारत पाकिस्तान के नाम पर, हिंदू मुसलमान के नाम पर या राष्ट्रवाद, छद्म राष्ट्रवाद के नाम पर मतदान करते रहेंगे, तब तक देश में अच्छे विद्यालय, रोजगार, स्वास्थ्य सुविधाओं की आप कल्पना भी नहीं कर सकते। तब तक देश के बजट में स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए महज 1% बजट ही आवंटित किया जाता रहेगा। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें, जिससे जो मेरे न्यू वीडियो हैं वो आप देखें।